संजना, संजना। शोभा ने पूरे आश्रम में संजना को ढूंढा, लेकिन वो कहीं मिली नहीं। शोभा ये बात त्रिलोकनाथ को नहीं बता सकती थी, इसलिए उसने अपने गुर्गो को उसे ढूंढने के लिए कहा। गुर्गो ने हर तरफ सख्त पहरा बिठा दिया और संजना को आश्रम के हर कोने में ढूंढना शुरू कर दिया। वहीं संजना यूं तो कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन रास्ते याद रखने में उसका दिमाग बहुत तेज था। उसने आज सुबह ही देखा था कि रसोई घर के पास से एक रास्ता था जो सीधा बाहर की तरफ खुलता था। संजना जैसे तैसे छुप छुपा कर वहां से भाग निकली। शोभा माँ, संजना कहीं नहीं मिली, हमने पूरा आश्रम छान मारा है, एक आदमी ने कहा। तभी रसोई घर से एक लड़की घबरा कर आई और उसने रसोई की तरफ इशारा करते हुए कहा, शोभा माँ वहां। शोभा अपने गुर्गो के साथ जैसे ही वहां गई तो उसने देखा कि रसोई घर का पीछे वाला दरवाजा खुला था। तुम सबकी आंखों में धूल झोंक कर भाग गई वो बित्ते भर की लड़की। अगर रात होने से पहले तुम चारों उसे ढूंढ कर नहीं लाए तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, शोभा ने गुस्से में कहा। शोभा का इशारा पाते ही चारों गुर्गे संजना को ढूंढने निकल पड़े। जंगल का रास्ता सुनसान था और रात होते होते काफी अंधेरा भी हो चुका था। वहीं करुणा भी संजना से मिलने के लिए अपने घर से निकल चुकी थी। वो अपने घर से सीधा त्रिलोकनाथ के घर गई, लेकिन वहां ताला लगा हुआ था। करुणा को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कहां जाए, क्योंकि उसे आश्रम के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वहीं मेंढक मटरी और लैला भी वहीं पास में खड़े थे। ये औरत त्रिलोक के पास क्यों आई है लैला? मेंढक मटरी ने पूछा। अरे ये तो वही है ना जो कुछ दिन पहले अपनी बेटी के साथ यहाँ आई थी, पिशाच लैला ने कहा। लैला ने अपनी नजर करुणा के दिमाग पर डाली और उसे अपनी शक्ति से उसके दिमाग में चल रही हर एक बात पता चल गई। अब पता चला त्रिलोकनाथ कहाँ है? लैला ने मटरी से कहा। त्रिलोकनाथ से हमें क्या करना लैला, हम तो यहाँ उसकी बेटी के लिए खड़े हैं। मैं जानती हूँ मटरी, लेकिन जब त्रिलोक को गिराने का इतना अच्छा मौका सामने से हाथ लगा है तो इसे जाने क्यों दे? मैं कुछ समझा नहीं लैला, मेंढक मटरी ने कहा। मटरी, मैं तुझे सब बताऊंगी, लेकिन पहले मुझे एक काम करने दे, लैला ने कहा। लैला ने आंख बंद की और एक औरत का रूप धारण करके करुणा के पास गई। क्या आप बाबा जी से मिलने आई हैं? लैला ने करुणा से पूछा। हाँ, बाबा जी से मिलने आई हूं मैं। मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है और वो कुछ बोल नहीं सकती है। बाबा जी उसे आश्रम लेकर गए हैं, क्या आप उसे जानती हैं? करुणा ने रोते हुए कहा। हाँ दीदी, मैं बाबा जी के आश्रम का पता जानती हूँ, उन्होंने मेरी बेटी का भी उपचार किया था। मैं आपको वहां का पता बता सकती हूँ, पिशाच लैला ने कहा। लैला ने करुणा को आश्रम का रास्ता बता दिया। करुणा ने उसका धन्यवाद किया और फिर वहां से आश्रम के लिए निकल पड़ी। मेंढक मटरी को अब लैला की ये चाल समझ आ गई थी और वो चुपचाप दूर खड़े होकर मजे ले रहा था। करुणा के जाते ही पिशाच लैला फिर से उसी रूप में आई और मटरी के पास गई। मटरी ने लैला से कहा, लैला आज मैं तुझे मान गया, त्रिलोक अब आएगा मजा और मिलेगी तुझे सजा। अब त्रिलोक की बेटी भी गई और वो भी। रात रानी ये सब जानकर बहुत खुश होगी, पिशाच लैला ने हंसते हुए कहा। वो दोनों फिर से त्रिलोकनाथ के घर के बाहर पहरा लगाकर बैठ गए। वहीं दूसरी तरफ संजना भागते भागते थोड़ा आगे आ गई थी, लेकिन उसकी हालत अब और बिगड़ रही थी। वो अब बहुत थक चुकी थी, उससे अब 2 कदम भी चला नहीं जा रहा था। उसका गला सूखने लगा था और उसके पैर भागते भागते छिल भी गए थे। संजना हाँफते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ गई और उसने जैसे ही आंखें बंद की तो उसे उसकी माँ नजर आने लगी और वो वहीं बैठे बैठे बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने खुद को फिर से उसी आश्रम में पाया जहां से वो भागी थी। उसके सामने शोभा खड़ी थी जो गुस्से में किसी नागिन की तरह फफार रही थी। बहुत भागने का शौक है ना तुझे? तेरी सारी गर्मी तो अब मैं निकलवाऊंगी। इसे सीधा काले कमरे में बंद कर दो और तब तक खाना मत देना जब तक मैं ना कहूं, शोभा ने अपने गुर्गों को ऑर्डर दिया। तभी वहां की वैद्य ने कहा, लेकिन शोभा माँ ये पेट से है और इस वक्त इसकी हालत बहुत नाजुक है। शोभा माँ ने उसकी तरफ देखा और घूरते हुए कहा, यह मेरा आदेश है। इतना कहकर वो चली गई। जैसे तैसे जंगल को पार करती हुई करुणा आश्रम तक पहुंच गई थी। वो जैसे ही मेन गेट पर पहुंची तो उसे वहीं रोक दिया गया। मुझे मेरी बेटी से मिलना है, बाबा जी मुझे जानते हैं,
और वो ही मेरी बेटी को यहाँ लेकर आए थे। नहीं, आप अभी अंदर नहीं जा सकती। 2 मुस्टंडों ने उसे बाहर जाने के लिए कहा। तभी त्रिलोकनाथ वहां आया और उसने उन दोनों को डांट फटकार लगाते हुए कहा, ये तुम दोनों इनसे कैसे बातें कर रहे हो? ये हमारी संजना बिटिया की माता है। करुणा जी, आप अंदर आइए। त्रिलोकनाथ को देखते ही करुणा की सांस में सांस आई और वो वहीं त्रिलोकनाथ के चरणों में गिर पड़ी। ये आप क्या कर रही हैं? त्रिलोकनाथ ने करुणा को खड़ा होने के लिए कहा। बाबा जी, आप अगर नहीं आते तो ये लोग मुझे मेरी बेटी से नहीं मिलने देते। मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो। कैसी है मेरी संजना? करुणा ने रोते हुए कहा। अभी वो दवाई लेकर आराम कर रही है। मैं कल सुबह आपको उससे मिलवा दूंगा। आप बहुत दूर से आई हैं तो भोजन करके आराम से सो जाइए। त्रिलोकनाथ बड़ी सफाई से करुणा को अपनी बातों के झांसे में ले चुका था। वहीं वो ये भी समझ चुका था कि करुणा को यहाँ का रास्ता किसी और ने ही बताया होगा, क्योंकि इस आश्रम के बारे में कोई नहीं जानता था। करुणा ने ठीक वैसे ही किया जैसा उसे त्रिलोकनाथ ने कहा। शोभा ने करुणा को संजना की सोते हुए एक झलक दिखाई, जिससे निश्चिंत होकर वो भी सो गई। वहीं दूसरी तरफ वीर को किसी टेररिस्ट के छुपे होने की न्यूज मिली थी। वो उसी लोकेशन पर पहुंच गया था। ये एक रेजिडेंशियल एरिया था, इसलिए वीर के साथ सिर्फ 2 और लोग थे। वो लोग यहाँ किसी भी तरह की भगदड़ या और कोई एक्सीडेंट नहीं चाहते थे। वीर ने अपने साथ वाले लोगों से कहा, हम तीनों अलग अलग रास्ते से अंदर जाएंगे और कोई भी तब तक शूट नहीं करेगा जब तक हम उनकी आइडेंटिटी ना कंफर्म कर लें। आई रिपीट, नो शूट आउट टिल आई से सो। यस सर। तीनों ने अपनी अपनी पोजीशन ली और उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगे। वीर पीछे वाले रास्ते से बिल्डिंग में जा रहा था। कई घरों में लोग सो चुके थे, लेकिन उस फ्लैट की लाइट्स अभी भी ऑन थी। वीर और बाकी 2 लोग ऊपर पहुंच चुके थे। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और वीर ने एक दरवाजा नॉक किया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। वीर ने फिर एक बार नॉक किया। वीर के इशारे पर दरवाजे को तोड़ दिया गया। वो तीनों अपनी गन्स के साथ जैसे ही अंदर गए तो वहां कोई नहीं था। लगता है किसी ने फिर उन्हें हमारे आने की खबर दे दी। इस तरह तो बच गए, लेकिन अब नहीं बचेंगे। साले, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और हर एक चीज को ट्रेस करो। गौतम, तुम इनकी पूरी हिस्ट्री निकालो और मुझे हर छोटी से बड़ी डिटेल के बारे में अपडेट करो। मुझे सब कुछ जानना है। यस सर। साल्वे और गौतम दोनों ही काम पर लग चुके थे। हालांकि टेररिस्ट तो वहां से भाग चुके थे, लेकिन वीर और उसकी टीम को कई एविडेंस मिले जिससे वो उन लोगों तक पहुंच सकते थे। वीर ने फ्लैट को सील करवाया और फिर आगे की कार्रवाई के लिए फिर पुलिस स्टेशन चला गया। उसने पाखी को इन्फॉर्म कर दिया था कि वो आज बिजी है और उसे लेने नहीं आ पाएगा। वहीं दूसरी तरफ पाखी का शो भी स्टार्ट होने वाला था। रश्मि, मिस्टर बंसल अभी तक नहीं आए हैं, हम शो कैसे शुरू करेंगे? पाखी बहुत नर्वस थी क्योंकि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बंसल अभी आए नहीं थे। वो आ जाएंगे पाखी, तो इतना क्यों नर्वस हो रही है? यार, बॉस ने मुझे शो बहुत भरोसा करके दिया है। अगर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी ना तो पता नहीं क्या होगा। आई कैन नॉट अफोर्ड टू मेस दिस अप। देख, तू ज्यादा सोच रही है। एक कॉफी भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब तक मैं पता करती हूँ आखिर ये बंसल है कहाँ। रश्मि ने जैसे तैसे पाखी को काम डाउन किया और खुद बाहर चली गई। वहीं दूसरी तरफ सावित्री देवी खाना खाने के बाद रमा के साथ बाहर घूमने निकली। काकी, इतनी रात हो चुकी है और आपको इस वक्त बाहर घूमने का मन कैसे कर रहा है? रमा, आज मुझे घर में चैन नहीं मिल रहा था और बाहर हवा भी तो कितनी ठंडी है, और थोड़ा चल लेगी तो तेरे लिए भी अच्छा होगा, समझी? हाँ काकी, समझ तो रही हूँ। वो दोनों घूम रहे थे कि तभी पास में से एक लड़की के गाने की आवाज आई। काकी, कितनी मीठी आवाज है ना। हमारी कॉलोनी में इतना मीठा कौन गा रही है? ये तो चांदनी की आवाज है रमा। बड़ी प्यारी बच्ची है और संस्कारी भी। काकी, मुझे भी मिलना है चांदनी से। आप कल उसे घर बुलाना ना। मैं भी देखना चाहती हूँ कि कौन है जो मेरी काकी के मन को इतना भाई है। ये तो बढ़िया होगा रमा। हम कल सुबह ही चांदनी को नाश्ते पर बुला लेंगे, सावित्री देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी रमा ने उबासी लेते हुए कहा, अब घर चलें काकी? हाँ, अब तो मुझे भी नींद आ रही है रमा। सावित्री देवी और रमा अपने घर चले गए। वहीं दूसरी तरफ अजय बंसल स्टूडियो पहुंच गए थे और पाखी ने शो स्टार्ट कर दिया था। अजय जी, आज के शो का हमारी ऑडियंस को बेसब्री से इंतजार था। जब से हमने आपके आने की न्यूज ऑन एयर की थी,
तब से हमें बहुत सारे सवाल और कई सारे रिक्वेस्ट आई हैं। ऑडियंस आपके बारे में जानना चाहती है। ओवर टू यू अजय जी। जी, ये तो सब आपका प्यार है जो मुझे आज मिल रहा है, और कुछ मेरी मेहनत का भी फल है। पाखी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इस मंच पर बुलाया। अजय बंसल ने कहा। अजय जी, सबसे पहले तो आप ऐसे किसी केस के बारे में बताइए जो आपके लिए बहुत ज्यादा टफ था और उसकी तह तक जाने के लिए आपको भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पाखी ने अजय बंसल से पूछा। पाखी जी, एक बार मुझे राजस्थान के गांव में जाने का मौका मिला, जहां हमें बताया गया था कि एक रात में ही पूरा गांव खाली हो चुका था। जब हम अपनी टीम के साथ वहां शाम को पहुंचे तो पहले तो हमें वहां ना जाने की हिदायत दी गई, लेकिन रात को छुपते छुपाते हम जैसे ही वहां गए तो हम सबको बहुत ही ज्यादा भारी फील हुआ। ऐसा लगा जैसे कि वहां अभी भी कुछ तो ऐसा है जो आपको बहुत नेगेटिव फील करवाता है। तो आपको भी वहां डर लगा होगा? पाखी ने पूछा। जी हाँ, काफी हैवी महसूस हुआ, और वहां से आने के बाद एक हफ्ते तक हम सभी बीमार थे। उसके कुछ दिनों बाद हम एक पुरानी फैक्ट्री में गए थे, जहां जाने भर से मेरी टीम ने मना कर दिया था। वहां जो भी आदमी आता था वो बर्बाद हो जाता था। जब मैंने वहां जाकर पता किया तो फैक्ट्री के अंडरग्राउंड में एक कुआं था जिसमें कई एनर्जीज थे। उस इंसिडेंट के बाद से मुझे एनर्जीज दिखनी स्टार्ट हो गई, और अब मैं कहीं भी एनर्जीज को देख सकता हूँ। तो क्या अभी इस रूम में भी आपको कोई दिख रहा है? पाखी ने अजय बंसल से पूछा। बिल्कुल दिख रहा है, अजय बंसल ने कहा। उनका जवाब सुनते ही सभी हक्के बक्के रह गए। आखिर अजय बंसल को उस रूम में क्या दिखाई दे रहा था? क्या करुणा अपनी बेटी संजना को बचा पाएगी? कौन था वीर की टीम में भेदी? आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते रहिए मोक्ष, आपके अपने पॉकेट एफएम पर। जैसे ही अजय बंसल ने एनर्जीज की बात की, वैसे ही एक फ्लावर वास अचानक नीचे गिरा। पाखी ये देखकर बहुत ज्यादा डर गई। उसे भी ऐसा महसूस हुआ जैसे रूम में उन दोनों के साथ कोई और भी था। पाखी के एक्सप्रेशन देखकर अजय बंसल भांप गए थे कि वो ठीक नहीं है। अरे पाखी जी, आप तो डर गई। अजय बंसल ने पाखी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। पाखी जी, इसमें आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल अब कुछ एनर्जीज मेरे साथ कॉन्स्टेंटली रहती हैं। ये मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, लेकिन मैं जहां भी जाता हूं मेरे साथ चल देती हैं। अभी हमने इनके बारे में बात की ना, तो ये हमें अपने होने का प्रमाण दे रही हैं। अजय बंसल की बात सुनकर पाखी को यकीन ही नहीं हो रहा था। पाखी का डर जायज भी था, क्योंकि उसका सामना आज तक किसी भी एनर्जी से नहीं हुआ। रश्मि ने पाखी को इसी कॉन्वर्सेशन के साथ गो अहेड के लिए कहा, क्योंकि अभी उन्हें बहुत हाई टीआरपी मिल रही थी। हालांकि पाखी अभी थोड़ा नर्वस फील कर रही थी। तो अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर कंटिन्यू करेंगे बातें आज के हमारे गेस्ट अजय बंसल जी से। पाखी जल्दी से उठी और बाहर आई, क्योंकि अब इस शो को और कंटिन्यू करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। रश्मि उसके पास आई और उसे हिम्मत देने लगी। तभी उसके बॉस आए और उन्होंने पाखी से कहा, वेल डन पाखी, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है। आई एम प्राउड ऑफ यू। ये सुनते ही पाखी का चेहरा खिल गया। थैंक यू सर। पाखी, ये शो हमारे लिए बहुत जरूरी है, सो जस्ट गो विद द फ्लो। गाइस, पुल योर सॉक्स। पाखी के बॉस ने पूरी टीम का हौसला बढ़ाया और फिर चला गया। पाखी, तू ठीक है ना? रश्मि ने पूछा। हाँ यार, अब मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। मुझे कूल रहकर आगे का शो होस्ट करना है। नो मोर फालतू नॉनसेंस थॉट्स। पाखी ने पानी पीते हुए कहा। आर यू श्योर? रश्मि ने पूछा, क्योंकि पाखी की बातें और उसकी हालत कुछ अलग थी। उसने हाँ में सिर हिलाया और फिर से शो होस्ट करने के लिए चली गई। उसके जाते ही रश्मि ने कहा, हे भगवान, पाखी को हिम्मत देना। पाखी ने फिर से शो कंटिन्यू किया और अजय बंसल से बहुत सारी बातें की। आज के इस पॉडकास्ट ने चैनल की टीआरपी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। अजय बंसल ने कई लोगों से कॉल पर बात की और उनके सवालों के जवाब दिए, और ये पॉडकास्ट देर रात तक चलता रहा। वहीं आश्रम में करुणा त्रिलोकनाथ के कहने पर सो तो गई थी, लेकिन उसका दिल
अपनी बेटी से मिले बिना मान नहीं रहा था। उसे बार बार यह एहसास हो रहा था जैसे संजना किसी मुसीबत में थी। वो अपने बिस्तर से उठी और खिड़की से चांद को देखने लगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? एक तरफ बाबा जी ने इंतजार करने को कहा और दूसरी तरफ एक माँ का दिल है जो मान नहीं रहा है। करुणा ने खुद से कहा। करुणा ने अपने दिल की सुनी और वो संजना से मिलने के लिए निकल गई। वो जैसे ही बाहर गई तो उसने देखा कि आश्रम में एक एम्बुलेंस आई हुई थी जिसमें किसी को डाला जा रहा था। ये एम्बुलेंस किसे लेने आई है? कहीं संजना को तो कुछ। करुणा अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा डर गई। वो एम्बुलेंस की तरफ जा रही थी कि तभी शोभा सामने से आई और उसने करुणा को हाथ से रोकते हुए कहा, कुछ चाहिए आपको? शोभा की आवाज में एक अजीब सा तंज था और उसकी निगाहें करुणा को चुभ रही थी। मेरा मतलब है, इतनी रात को यहाँ बाहर आई हो तो जरूर कुछ तो चाहिए ही होगा ना? मैं ठीक कह रही हूँ ना? शोभा ने फिर से कहा। करुणा को बहुत अजीब लग रहा था। उन्होंने हिम्मत करके कहा, ये एम्बुलेंस यहाँ सब ठीक तो है ना? आप प्लीज मुझे एक बार संजना से मिलवा दीजिए। करुणा ने शोभा के सामने हाथ जोड़ते हुए रिक्वेस्ट की। करुणा अब जिद पर अड़ गई थी। शोभा को इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करना अच्छे से आता था। उसने कहा, देखिए मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। जैसे आप एक माँ हैं वैसे ही यहाँ आई हर एक लड़की की माँ हूँ। माना मैंने उन्हें जन्म नहीं दिया, लेकिन उन्हें एक माँ से बढ़कर प्यार किया है। ये बच्चियाँ मेरे लिए सब कुछ है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरी संजना को नींद से ना जगाएं। वो दवाई लेकर सोई है। शोभा ने उसे बातों में उलझाए रखा। तब तक एम्बुलेंस संजना को लेकर चली गई थी। संजना की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। हालांकि इस हॉस्पिटल में भी इस आश्रम की सांठगांठ थी, इसलिए सभी काम गोपनीय तरीके से हो जाते थे। शोभा की बातें सुनकर करुणा एक बार फिर मान गई और अपने रूम में सोने के लिए चली गई। करुणा से बात करके शोभा थोड़ा आगे आई ही थी कि किसी ने उसकी बाहों को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। क्या बात है, तुम तो पक्की खिलाड़ी हो गई हो। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि त्रिलोकनाथ था। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो ना, कोई देख लेगा तो। शोभा ने कहा। देख लेगा तो उसकी आंखें और जबान खींच लेंगे। त्रिलोकनाथ ने हंसते हुए कहा और शोभा के करीब आ गया। आज मेरे करीब आने का मन कैसे हुआ? शोभा ने अपनी उंगलियां त्रिलोकनाथ के चेहरे पर फेरते हुए कहा, कभी कभी पुरानी किताबों के पन्ने भी पढ़ लेने चाहिए। त्रिलोकनाथ ने हंसते हुए कहा और दोनों एक दूसरे में खो गए। वहीं पुलिस स्टेशन में वीर सभी डॉट्स को कनेक्ट करके देख रहा था, लेकिन उसे एक बात अभी तक समझ नहीं आई कि इस मिशन के बारे में उन टेररिस्ट को कैसे पता चला। तभी साल्वे वहां आया और उसने कहा, सर आप चाहें तो घर जा सकते हैं, हम हैंडल कर लेंगे। वीर कुछ सोच रहा था और साल्वे को देखते ही वीर ने पूछा, साल्वे मुझे लगता है यहाँ कोई ना कोई तो है जो उन लोगों से मिला हुआ है, लेकिन वो कौन है ये बात समझ नहीं आ रही है। सर सच पूछें तो 1 साल पहले भी ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन उन लोगों ने खुद को ही मार लिया था। उसके बाद आज तक ऐसा कोई सामने नहीं आया जिसने डिपार्टमेंट से गद्दारी की हो। साल्वे ने कहा, कुछ तो है साल्वे जो ठीक नहीं है। वीर ने कहा और फिर से काम पर बैठ गया। तभी उसे पाखी की आवाज सुनाई दी। वो उस आवाज को फॉलो करते हुए बाहर आया तो उसने देखा कि एक कांस्टेबल फोन पर पाखी का शो लाइव देख रहा था। वीर जैसे ही वहां गया तो वो कांस्टेबल घबराकर खड़ा हो गया और उसने अपना फोन नीचे रख दिया। वीर ने कुछ देर उसको देखा और फिर पूछा, क्या देख रहे हो? सर वो एक पाखी मैडम का शो आया है, बहुत ही तेज तर्रार रिपोर्टर हैं, क्या तीखे सवाल पूछती है। कांस्टेबल ने बिना सोचे समझे पाखी की तारीफ कर दी। वीर कांस्टेबल को देखने लगा जिससे वो डर गया। सभी डर गए थे कि अब तो वीर उस पर बिफर पड़ेगा, लेकिन वीर उसकी तरफ देखकर स्माइल करते हुए चला गया। मन ही मन वीर को पाखी पर प्राउड फील हो रहा था कि उसने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। तभी वीर ने साल्वे को उस केस की फाइल लाने को कहा और उस कपल के बारे में पढ़ना शुरू किया। वीर ने उस फाइल को पढ़ा, लेकिन उसे कोई भी सबूत नहीं मिला। उसने खुद से कहा, पता नहीं इस केस में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुई है। वो आगे कुछ पढ़ ही रहा था कि तभी इंस्पेक्टर गौतम वहां आया और उसने कहा, सर डीआईजी साहब का फोन है। वीर ने उस फाइल को वहीं रख दिया और चला गया। उसके जाते ही खिड़की से एक तेज हवा का झोंका आया और उस फाइल के पन्ने हिलने लगे। वहीं दूसरी तरफ रमा सो चुकी थी, लेकिन सावित्री देवी को आज नींद नहीं आ रही थी। वो उठी और उन्होंने एक बॉक्स खोलकर उसमें से एक चाबी निकाली। उस चाबी को देखकर सावित्री देवी के मन में कई बातें आने लगी।
उन्होंने स्टोर रूम खोला और उसमें जाकर उसे अंदर से बंद कर लिया। आज कई सालों बाद सावित्री देवी ने इस रूम को खोला था। मुझे माफ करना वीर, मैंने तुझे अभी तक बहुत कुछ नहीं बताया है, लेकिन ये सब मेरी मजबूरी थी। सावित्री देवी ने बॉक्स खोला और उसमें रखी चीजों को बहुत प्यार से देखने लगी। उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और उन्होंने एक गुड़िया को गले से लगा लिया। वहीं दूसरी तरफ तो ये है हमारे शो के आखिरी कॉलर। उसके बाद हमें आज की बातचीत को यहीं रोकना होगा। पाखी ने इतना कहा और दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। पाखी ने फिर से कहा, जी आपका जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं, अजय जी आपको सुन रहे हैं। पाखी के कई बार कहने पर भी दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। पाखी ने कहा, अजय जी आई एम श्योर आपसे बात करके हमारे सभी लिसनर्स को बहुत मजा आया होगा। आपने यहाँ जो किस्से शेयर किए उन सभी को सुनकर हम डरे भी और हमने आपकी स्टोरी टेलिंग का लुत्फ भी उठाया। आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। उम्मीद है आप सभी दर्शक हमें इसी तरह प्यार देते रहेंगे। पाखी ने ऑलमोस्ट शो रैप अप कर दिया था कि तभी अचानक एक आवाज आई, जैसे कोई बच्ची रो रही हो। पाखी को लगा था कि कॉलर चला गया था, लेकिन जैसे ही उसने ये आवाज सुनी तो रश्मि ने उसे कंटिन्यू करने का इशारा किया। लगता है हमारी कॉलर हमसे कुछ कहना चाहती है। आप रो क्यों रही हो? पाखी ने पूछा। इस मोमेंट पर सभी बहुत ज्यादा क्यूरियस थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा था। इस सस्पेंस से चैनल का बहुत फायदा हो रहा था। लगता है हमें शो यहीं एंड करना होगा। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। एक बच्ची ने रोते हुए कहा, हाँ हम आपकी मदद करेंगे बेटा। क्या हुआ है आपको? आपके पेरेंट्स कहाँ हैं? हमें साफ साफ बताओ। पाखी ने उस बच्ची को समझाते हुए कहा। पाखी की आवाज सुनते ही वो बच्ची चुप हो गई। अजय बंसल ने कहा, अब बताओ बेटा आपको क्या हुआ है? अजय बंसल की आवाज सुनते ही वो लड़की फुफकारने लगी, हेलो हेलो। पाखी को लगा जैसे कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन अजय बंसल इस आवाज को पहचान चुके थे। मैंने कितनी बार मदद मांगी थी, लेकिन तुम भी भाग निकले। मेरे माँ बाप गद्दार नहीं है। उस लड़की की आवाज में बहुत दर्द था। पाखी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा था। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अचानक फिर से आवाज आई, मैं नहीं छोड़ूंगी किसी को भी, सबकी मौत तय है। देखती हूँ कि तुझे कौन बचाता है। वो केस अधूरा छोड़ना बहुत भारी पड़ेगा। इतना कहकर वो बच्ची अजीब तरीके से हंसने लगी। कौन थी वो बच्ची और वो अजय बंसल को क्यों मारना चाहती थी? क्या करेगी पाखी? क्या अजय बंसल की मौत तय थी? आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए मोक्ष, आपके अपने पॉकेट एफएम पर। पाखी का शो रैप अप हो गया था और अभी सब अपने अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे। अजय बंसल को उस धमकी से कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पाखी बहुत ज्यादा घबरा गई थी। अजय जी, ये बच्ची आपको धमकी क्यों दे रही थी? पाखी जी, मैं जिस प्रोफेशन में हूँ उसमें ये सब अक्सर होता रहता है। आप इतनी चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। चलिए मुझे घर जाना है, काफी देर भी हो चुकी है। अजय बंसल ने पाखी को समझाया और स्टूडियो से बाहर निकले। पाखी ना जाने क्यों इस धमकी के पीछे खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रही थी। उसने रश्मि से कहा, रश्मि अगर अजय जी को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। तू ऐसा क्यों सोच रही है पाखी? इसमें तेरी क्या गलती है? रश्मि ने पाखी को समझाया। वो मेरी वजह से शो में आए थे रश्मि, तू समझना मुझे कैसा फील हो रहा है। मुझे उनकी मदद करनी होगी, पाखी ने कहा। लेकिन कैसे? रश्मि ने पूछा। हम ना तेरी कार से उन्हें फॉलो करेंगे, पाखी ने कहा। लेकिन उससे भी क्या होगा पाखी? अगर सच में कुछ होना होगा तो कहीं भी हो जाएगा, रश्मि ने पाखी को समझाया। पाखी ने रश्मि से कहा, फिर अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है। और वो क्या है? पाखी ने रश्मि से कहा, तू कुछ देर अजय बंसल को यहाँ रोक कर रख, तब तक मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। प्लीज उन्हें जाकर बातों में उलझा, तब तक मैं आती हूँ। रश्मि अजय बंसल के पीछे गई और उनसे बातें करने लगी और पाखी स्टूडियो में चली गई।
वो अपने डैड से हेल्प नहीं ले सकती थी क्योंकि वो अभी यहाँ नहीं थे। वो जानती थी कि उसके डैड के अलावा सिर्फ वीर ही था जो उसकी मदद कर सकता था। वहीं वीर भी पुलिस स्टेशन से घर के लिए निकल ही रहा था कि पाखी का कॉल आया। पाखी, तुम्हारी उम्र बहुत लंबी होगी, मैं बस अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, वीर ने मुस्कुराते हुए कहा। पाखी ने कहा, वीर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसने शुरू से पूरी कहानी वीर को बता दी। पाखी, मैं आ रहा हूं। वीर ने गाड़ी स्टार्ट की और पाखी के पास चला गया। पाखी कॉल रखकर जैसे ही रश्मि के पास गई तो उसने देखा कि अजय बंसल वहां नहीं थे। अजय जी कहाँ है रश्मि? पाखी ने पूछा। मैंने उन्हें बहुत समझाया लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मैं उनके लिए कॉफी लेने गई ही थी कि वो पीछे से चले गए। रश्मि अब क्या होगा? पाखी की आवाज में एक डर था। अजय बंसल आधी रात को अपने घर के लिए निकल चुके थे। वो जैसे ही गाड़ी में बैठे उन्हें फील हुआ कि उनके अलावा इस गाड़ी में कोई और भी था। उन्होंने जैसे ही रियर व्यू मिरर में देखा तो पीछे की सीट पर एक छोटी सी लड़की बैठी थी। पहचाना मुझे? उस लड़की ने अपने घुंघराले बालों को पीछे करते हुए पूछा। तुम? अजय बंसल उस बच्ची को देखकर चौंक गए। ठीक वैसा करो जैसा मैं कह रही हूं, वरना टिक टॉक समय बहुत कम है, याद है ना? उस लड़की ने कहा। अजय बंसल उसकी बात मान गए और ठीक वैसे ही करने लगे जैसा उस लड़की ने कहा। वहीं दूसरी तरफ पाखी और रश्मि कार में बैठी थी और वीर का वेट कर रही थी। रश्मि और पाखी दोनों इतना थक गई थी कि दोनों ने कुछ देर के लिए आंखें बंद कर ली। तभी अचानक सामने से किसी कार की लाइट्स उनकी आंखों पर पड़ी। दोनों ने जैसे ही आंखें खोली तो जोर जोर से हॉर्न बजने लगा। पाखी ने जब उस कार का नंबर देखा तो उसे याद आया कि ये कार अजय बंसल की थी। अजय बंसल? पाखी ने कहा, अरे ये तो अजय जी की कार है। रश्मि ने भी इस बात को कंफर्म किया, लेकिन ये ऐसे क्यों कर रहे हैं और ये गार्ड को क्या हुआ है? रश्मि ने देखा कि गार्ड साइड में बेहोश पड़ा था। बाकी सारे डोर्स लॉक हो गए हैं। रश्मि बहुत ज्यादा पैनिक हो गई थी। पाखी ने भी खिड़की खोलने की कोशिश की लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। धीरे धीरे आवाज और रोशनी इतनी तेज होने लगी कि दोनों ने डर के मारे अपनी आंख और कान बंद कर लिए। एक झटके में वो गाड़ी तेज स्पीड से उनकी तरफ बढ़ने लगी। रश्मि और पाखी को कुछ सोचने या समझने का वक्त नहीं मिला। वो दोनों हैरान थी कि आखिर अजय बंसल क्या करना चाहते थे। वो गाड़ी की स्पीड तेज करते हुए सामने आते गए। पाखी और रश्मि डर के मारे कांप रही थी। वो जानती थी कि उनकी मौत उनके सामने थी। आवाज तेज हुई और अचानक हर तरफ शांति हो गई। उन्होंने जैसे ही आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि अजय बंसल की कार ठीक उसके सामने रुकी थी। उन दोनों को भी विश्वास नहीं हुआ कि आखिर ये सब कैसे हुआ कि वो दोनों बच गई। अजय बंसल कार से बाहर आए और उन्होंने पाखी से कहा, आपको मेरी अभी मदद करनी होगी। नहीं, मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगी। हम आपकी जान की फिक्र कर रहे थे और आप हमें ही मारना चाहते थे। पाखी गुस्से से झंझला रही थी। देखिए, इन सब का वक्त नहीं है। मैं आपको मारना नहीं चाहता था और ये सब मैं खुद नहीं कर रहा था। अजय बंसल ने रश्मि और पाखी को मनाया लेकिन वो उनकी बात सुनने के लिए राजी नहीं थी। उन्होंने कहा, पाखी जी, हमारे पास वक्त नहीं है। हमें अभी के अभी इस शो को एक बार फिर ऑन एयर करना होगा। ये पॉसिबल नहीं है। जो आज आपने किया उस तरह का मजाक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपको जरा सा भी एहसास है कि मैं उस एक धमकी से कितना परेशान हुई थी? और आपको कोई एहसास ही नहीं है। आप जैसा आदमी मैंने कभी नहीं देखा। पाखी ने गुस्से में कहा। अजय बंसल बार बार गाड़ी की तरफ देख रहा था और किसी को मना कर रहा था। हालांकि तभी अचानक कार का दरवाजा खुला और छन छन की आवाज आने लगी। ये सब भी आप हम दोनों को डराने के लिए कर रहे हैं ना? रश्मि ने गुस्से में कहा। देखिए, आप प्लीज मेरी बात मान जाइए वरना ठीक नहीं होगा। ये हमें छोड़ेगी नहीं, अजय बंसल ने कहा। वो लड़की जिसके इशारे पर अजय बंसल ये सब कर रहा था वो अब बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। उसने गुस्से में पाखी की तरफ देखा और उसे नुकसान पहुंचाने के लिए आगे बढ़ी। उसने पाखी का गला दबाया और उसे हवा में उठा लिया। रश्मि ने जैसे ही पाखी को हवा में देखा
तो उसके तो हाथ पैर ही फूल गए थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हो रहा था। अजय बंसल ने उस लड़की से कहा, इन्हें छोड़ दो प्लीज। पाखी का दम घुटने लगा था, लेकिन उस लड़की ने उसे छोड़ा नहीं। वहीं ये सब देखकर रश्मि वहीं चक्कर खाकर गिर पड़ी। वीर वहां जैसे ही पहुंचा तो उसने अपनी जेब से भस्म निकाली और उस लड़की के ऊपर डाली। उसने पाखी को छोड़ा और वीर ने पाखी को अपनी गोद में उठा लिया। पीहू ने उस लड़की को अपने कब्जे में कर लिया था। पीहू ने उससे पूछा, तुम क्या चाहती हो? उसने कहा, इंसाफ। वहीं पाखी ने जैसे ही वीर को देखा तो उसे गले लगा लिया। पाखी तुम ठीक हो? वीर ने पाखी से पूछा। थैंक गॉड वीर, तुम आ गए। वीर ने पाखी को पानी पिलाया और रश्मि को भी तब तक होश आ गया था। पाखी अभी भी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। पाखी तुम प्लीज डरो मत, मैं हूं ना, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वीर ने पाखी को संभाला। तभी अजय बंसल ने कहा, पाखी जी अब तो मेरी बात का यकीन करो। वीर जी आप ही कहिए इन्हें। इस आत्मा ने मुझे इसलिए चुना है क्योंकि मैंने ही इसके पेरेंट्स के केस की तहकीकात की थी, लेकिन फिर मुझे उसे अधूरा छोड़ना पड़ा। वीर ने पाखी और रश्मि को पूरी बात बताई। वो सभी अंदर गए। पूरा ऑफिस खाली था और आज रश्मि और पाखी उसके बॉस की परमिशन के बिना ही सब कुछ कर रहे थे, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। कुछ ही देर में अजय बंसल एक बार फिर पाखी के साथ ऑन एयर गए। अचानक से हर तरफ सनसनी फैल गई। उस लड़की ने अजय बंसल की बॉडी में प्रवेश किया। आज से 1 साल पहले मैं और मेरा परिवार यहाँ रहने आए थे। हम सभी हंसी खुशी रह रहे थे, लेकिन एक दिन एक आदमी हमारे घर आया और उसने मेरे पिता और माँ को गोली मार दी। माँ पापा को यूं देखकर मैंने भी छत से कूदकर जान दे दी। उसके अगले ही दिन अखबार में खबर आई कि मेरे पिता ने मेरी माँ को मारा और फिर पूरे घर को आग लगा दी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि मेरी माँ देशद्रोही है। मेरी माँ गद्दार नहीं बल्कि एक ईमानदार ऑफिसर थी। मैं अपने पेरेंट्स को न्याय दिलाना चाहती हूँ। जैसे ही न्यूज़ ऑन एयर हुई, पुलिस डिपार्टमेंट में भी खलबली मच गई। वीर को भी हमेशा शक होता था कि कोई ना कोई तो ऐसा है जो पुलिस डिपार्टमेंट के सभी राज किसी और को सौंप रहा था। उस बच्ची ने कुछ ही देर में कुछ ऐसे लोगों के नाम बताए जिसने पुलिस के साथ मिलकर देश के खिलाफ गद्दारी की थी। यही वीर के लिए अगला क्लू था। वीर ने उस बच्ची के द्वारा बताए एविडेंस से छानबीन करवाना शुरू किया। उसके पेरेंट्स के लिए मुक्ति पूजा की, जिससे उनकी आत्माओं को मोक्ष मिला। उस लड़की ने वीर से कहा, वीर भैया, जिस दिन मेरे माता पिता के कातिलों को सजा मिलेगी उस दिन आप मुझे भी मोक्ष दे देना। उस लड़की ने इतना कहा और हवा में गायब हो गई। सुबह के 4 बज गए थे। अजय बंसल, रश्मि, वीर और पाखी अपने अपने घर चले गए थे। सावित्री देवी सुबह जल्दी उठ जाती थी और रमा के साथ मंदिर जाती थी। वो मंदिर से घर जा रही थी, तभी उन्होंने देखा कि चांदनी हड़बड़ी में अपने घर जा रही थी। उन्होंने उसे आवाज लगाते हुए कहा, अरे बेटा चांदनी। चांदनी ने जैसे ही सावित्री देवी को देखा तो वो मुस्कुराते हुए उनके पास आई और उनके पैर छूने लगी। जीती रहो बेटा, आज तुम्हें हमारे यहाँ नाश्ते पर आना है, सावित्री देवी ने कहा। ये सुनते ही चांदनी थोड़ा घबरा गई। उसने कहा, आंटी वो आज मैं नहीं आ पाऊंगी, किसी और दिन रख लेते हैं। मुझे माफ करिएगा, मुझे कुछ काम था। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। सावित्री देवी और रमा चांदनी से बात करके अपने घर की तरफ जाने ही लगे कि रमा ने कहा, काकी लड़की तो सच में बहुत सुंदर है। अरे काकी ये क्या, आपने उसे प्रसाद तो दिया नहीं? लाइए मैं देकर आती हूँ। रमा ने प्रसाद लिया और चांदनी के घर चली गई। वहीं आश्रम में करुणा भी सुबह जल्दी उठकर तैयार हो गई थी। हालांकि रात भर उन्हें नींद नहीं आई थी, क्योंकि उन्हें एक बार संजना से मिलना था। वो अपने कमरे से बाहर आई तो उन्होंने देखा कि आश्रम में बहुत चहल पहल हो रही थी। सूरज की किरणों से पूरा आश्रम चमक रहा था। लड़कियां और आश्रम के सभी लोग अपने अपने दिनचर्या को शुरू कर रहे थे। मेरी संजना भी कुछ दिन में
ऐसे ही सबके साथ खुश रहेगी। करुणा ने खुद से कहा। सभी लड़कियां आश्रम के बीचों बीच आकर योगा कर रही थी। वहीं करुणा अपनी बेटी से मिलने उसके कमरे की तरफ जा रही थी। कहाँ जा रही हैं करुणा जी? त्रिलोकनाथ ने पूछा। उनकी आवाज सुनते ही करुणा ने पहले तो उन्हें प्रणाम किया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अपनी बेटी से मिलने। जी जाइए जाइए। त्रिलोकनाथ ने इतना कहा और आगे निकल गया। आगे जाकर उसने शोभा को इशारा किया और फिर शोभा करुणा के पीछे पीछे चली गई। करुणा ने बहुत खुश होकर संजना के वैद खाने का दरवाजा खोला। तभी अचानक एक आवाज आई और वो पीछे मुड़ी। क्या करुणा संजना से मिल पाएगी? क्या पाखी को कभी अपने पिता की सच्चाई का पता चलेगा? आखिर चांदनी वीर के घर क्यों नहीं जा सकती थी? आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए मोक्ष, आपके अपने पॉकेट एफएम पर।